दोस्तों, सुबह के 7 बजे का टाइम था। पटना सिटी के किनारे एक पुराना सा अनाथ आश्रम था जिसका नाम था मातृ छाया बाल गृह। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक ठाक लगता था। यह पुराना नीलक गेट, दीवारों पर भगवान की तस्वीरें और अंदर से आती बच्चों की धीमी हंसी की आवाज़ें। पर अंदर क्या हो रहा था, ये बाहर की दुनिया क्या, खुद बच्चे भी एक दूसरे को बता नहीं पाते थे। नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक कहानी को लेकर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक और इमोशनल कहानी है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 साल की नंदिनी इस आश्रम में पिछले 3 सालों से रह रही थी। माँ बाप का पहले ही एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में पिता का देहांत हो जाता है और रिश्तेदारों ने जिम्मेदारी के नाम पर उसे यहाँ छोड़ दिया था। दोस्तों, शुरू में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे नंदिनी को समझ आने लगा कि इस आश्रम की दीवारों के पीछे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। दोस्तों, रात के 10 बजते ही बच्चों को एक एक करके अलग अलग कमरों में भेजा जाने लगता था। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 6, जहां जाने का नाम सुनते ही बच्चों की रूह कांप जाती थी। जो भी बच्चा वहां जाता, अगली सुबह या तो बीमार होता या कई दिनों तक किसी से बात नहीं किया करता था। दोस्तों, नंदिनी ने कई बार देखा, छोटी छोटी लड़कियां डर के मारे रोती थी, लेकिन वार्डन सुजाता मैडम उनके मुंह पर हाथ रखकर कमरे में घुसेड़ दिया करती थी। और फिर आता था विक्रम सर, बाहर से समाज सेवक लगने वाला एक आदमी जो आश्रम का बड़ा दानदाता था, लेकिन असल में वही था असली दरिंदा। विक्रम की नज़र में था वह बच्चा। एक दिन नंदिनी ने देखा कि विक्रम सर 8 साल की रिया को कैंडी दिलाने के बहाने अपने साथ गाड़ी में लेकर जा रहा था, और जब 2 दिन बाद रिया लौटी तो वो सिर्फ शरीर से लौटी थी, आत्मा कहीं खो चुकी थी। वो कुछ बोलती नहीं थी, बस खिड़की के बाहर घूरा करती थी। नंदिनी का दिमाग अब शांति से बैठने वाला नहीं था। उसे पता था अगला नंबर उसका भी हो सकता है। दोस्तों, रात की खामोशी में सुनाई दी चीख। एक रात नंदिनी उठी, दीवारों के पीछे से कुछ धीमी धीमी सिसकारियां आ रही थी। वो धीरे से बाहर निकली और छुपते छुपाते कमरा नंबर 6 तक पहुंच जाती है। कमरा नंबर 6 से कुछ आवाज़ें आ रही थी, सुजाता मैडम और विक्रम की, और एक लड़की की चीख जो गला दबा देने से पहले की आखिरी आवाज़ जैसी लग रही थी। दोस्तों, नंदिनी ने उसी रात फ़ोन चुराकर 1098 नंबर पर चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल कर दिया, पर तब तक बहुत कुछ हो चुका था। अगली सुबह सब कुछ बदल गया था। सुबह जब चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम आई तो सब कुछ पहले से सेट था। बच्चों को चुप करा दिया गया था, कमरे की सफाई हो चुकी थी और विक्रम बाहर से मुस्कुराकर स्वागत कर रहा था। लेकिन नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने एक डायरी तैयार की थी जिसमें हर तारीख, हर नाम और हर घटना लिखी हुई थी, और उसने वो डायरी हेल्पलाइन ऑफिसर की जेब में चुपके से डाल दी थी। क्या नंदिनी जीत पाएगी ये लड़ाई? क्या उस डायरी की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी? क्या विक्रम और सुजाता जैसे लोग जेल पहुंचेंगे या फिर पैसों से सब दबा देंगे? दोस्तों, रात को 2 बज चुके थे। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन आश्रम के अंदर एक सुलगती आग थी नंदिनी की आंखों में। उसे पता था अगर उसने अब चुप्पी साधी तो उसकी भी किस्मत वही होगी जो रिया की हुई थी। तो चांदनी और पूजा जैसी छोटी बच्चियों की हुई थी, पर अब वो डरने वालों में से नहीं थी। अगली सुबह चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम जब ऑफिस पहुंची तो ऑफिसर अंशुल दीक्षित की जेब में एक डायरी निकली। जब उसने पन्ने पलटे तो उसकी रूह कांप गई। दिनांक 5 जनवरी पूजा को रात 11 बजे कमरे नंबर 6 में भेजा गया। दिनांक 14 जनवरी विक्रम सर ने चांदनी को बाहर ले जाकर 3 दिन बाद लौटाया। वो चल भी नहीं पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। दिनांक 21 जनवरी सुजाता मैडम ने मेरे सामने रिया को थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर मुंह खोला तो लाश बनाकर फेंक देंगे। दोस्तों, हर घटना की तारीख, नाम और समय लिखा हुआ था। अंशुल दीक्षित को समझ आ गया था कि ये कोई मामूली शिकायत नहीं है। उन्होंने तुरंत बाल कल्याण समिति के इन्फॉर्म किया और पुलिस को भी एक इन्फॉर्मल इशारा दे दिया।
3 दिन बाद सुबह 6 बजे पटना पुलिस की 3 गाड़ियां, महिला थाना की टीम और बाल सुरक्षा अधिकारी मिलकर मातृछाया बाल गृह पर छापा मारते हैं और गेट खुलवाने के बाद सबसे पहले तलाशी ली जाती है कमरा नंबर 6 की। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुरानी खून से सनी चादरें, बच्चों की फटी हुई फ्रॉक, शराब की खाली बोतलें और एक छोटा सा कैमरा चल रहा था। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में विक्रम का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो 10 साल की बच्ची को जबरदस्ती कमरे में घसीट रहा था और सुजाता बाहर दरवाज़ा बंद कर रही थी। विक्रम और सुजाता को वहीं से हिरासत में ले लिया गया। बच्चों की गवाही और एक गुमशुदा लड़का, अब तक डर से कांपते बच्चे भी बोलने लगे थे। रिया ने फूट फूट कर कहा, वो अंकल मुझे रोज कैंडी देने के बहाने गलत काम करते थे। चांदनी ने बताया, सुजाता मैडम ने मुझे नशे का इंजेक्शन दिया था और फिर मुझे किसी कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन तभी सामने आया एक नया खुलासा। आश्रम के रजिस्टर में दर्ज था राहुल नाम का एक 12 वर्ष का छोटा बच्चा, लेकिन आश्रम में उसकी कोई मौजूदगी नहीं थी। वो बच्चा कहाँ गया, मारा या बेच दिया गया? नंदिनी बनी गवाह, लेकिन खतरे में थी जान। जब पुलिस विक्रम और सुधा पूछताछ कर रही थी, उसी वक्त नंदिनी को एक अनजान नंबर से कॉल आया। तू बहुत बोलने लगी है बच्ची, अगर तूने कोर्ट में मुंह खोला तो तुझे भी गायब कर देंगे, समझी? दोस्तों, नंदिनी डर तो गई, लेकिन अब रुकना उसके लिए नामुमकिन था। उसने कोर्ट में बयान देने की हिम्मत दिखाई और जब वकील ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है इन दोनों के खिलाफ, दोस्तों नंदिनी ने थैले से एक पेन ड्राइव निकाली। उसमें कमरा नंबर 6 की रिकॉर्डिंग थी, जो उसने चोरी से एक रात अपने पुराने मोबाइल से रिकॉर्ड की थी। विक्रम को बेल मिल गई, लेकिन साजिश भी शुरू हो गई। पटना सिविल लाइन कोर्ट में जब नंदिनी ने कैमरे की रिकॉर्डिंग और अपनी डायरी पेश की तो पूरा मामला सनसनी बन गया। अखबारों में हेडलाइन छपी कि अनाथाश्रम बना शोषण का अड्डा, बालिका ने खोला काला राज। लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने विक्रम और सुजाता को सस्पेंड कर दिया। लेकिन 3 हफ्तों बाद एक बड़ा झटका लगा। विक्रम को बेल मिल गई थी। वो मुस्कुराता हुआ कोर्ट से बाहर निकला। उसके साथ 3 बॉडीगार्ड, एक काली गाड़ी और एक बड़ा नेता था, एमएलए संजीव यादव। नंदिनी की जान पर बन आई। नंदिनी को अब सुरक्षा दी गई। उसे एक सरकारी बालिका गृह में शिफ्ट कर दिया गया था, किशोरी निकेतन, जहां 2 महिला कांस्टेबल उसकी हिफाजत में उसके साथ रहती थी। लेकिन नंदिनी को वहां भी चैन नहीं था। रात को उसका तकिया खिसका कर देखा गया, उसके कपड़ों में एक अजीब सा पाउडर डाला गया और उसके खाने में एक बार कुछ मिलाने की भी कोशिश की गई। किसी ने कहा था उसे चुप कराओ, नहीं तो सब फंस जाएंगे। और फिर आया वो लड़का जिसका नाम था राहुल। एक दिन अचानक बालिका गृह के गेट पर एक लड़का चुपचाप बैठा मिला, कमजोर, डरा हुआ और लगभग बेहोश। जब उसका नाम पूछा गया तो धीरे से बोला कि मेरा नाम राहुल है। ये वही था जिसकी फाइलों में मौत दर्ज कर दी गई थी। दोस्तों, राहुल को रात के अंधेरे में विक्रम और उसके ड्राइवर ने किसी फैक्ट्री में भेज दिया था, जहां बाल मजदूरों से जबरन काम कराया जाता है। किसी तरह से वो लड़का वहां से भागा और 2 दिन भूखे प्यासे भटकने के बाद वापस आश्रम के रास्ते पहुंच चुका था। राहुल ने बयान ये भी दिया कि वो मुझे लात घूंसों से मारते थे, चप्पल से पीटते थे। एक बार तो मेरी पीठ पर गर्म राड भी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि तेरा नाम रजिस्टर से काट दिया गया है, अब तो दुनिया में है ही नहीं। दोस्तों, राहुल के मिलने से केस ने नया मोड़ ले लिया। अब केस में मानव तस्करी, बाल यौन शोषण और हत्या की कोशिश जैसी धाराएं जुड़ चुकी थी। सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया और जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, आश्रम से गायब बच्चों की लिस्ट 1 या 2 नहीं, पूरे 11 नामों की लिस्ट थी। लेकिन कहानी अब और गहराती जा रही थी दोस्तों। इसी बीच नंदिनी को एक रात फिर से धमकी भरा नोट मिला। राहुल को बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाओगी। दोस्तों, अगली सुबह सीसीटीवी फुटेज में दिखा एक कांस्टेबल मोबाइल पर विक्रम से कुछ बातें कर रहा था।
मतलब जो लोग नंदिनी की सुरक्षा में थे वही दुश्मन बन चुके थे। दोस्तों रात के 11:30 बजे का टाइम था। किशोरी निकेतन बालिका गृह में उस रात सिर्फ एक कांस्टेबल ड्यूटी पर था। उसी का नाम था जितेंद्र। नंदिनी उस वक्त सो रही थी, लेकिन जितेंद्र ने दरवाज़ा खोला, उसकी नाक पर रुमाल रखा और पल भर में वो बेहोश हो गई। जब सुबह नंदिनी गायब मिली तब बचाव के लिए राहुल आगे आया। नंदिनी की गुमशुदगी की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। अखबारों में फिर हेडलाइन बन गई, जिसने अनाथ आश्रम का काला सच खोला, वही लड़की अब लापता। पुलिस ने बयान लिया, लेकिन सबसे मजबूत गवाही दी राहुल ने। उसने कोर्ट में खड़े होकर साफ कह दिया कि विक्रम सर ने खुद कहा था कि नंदिनी मरी नहीं तो मेरा सब कुछ मिट्टी हो जाएगा, वो ही उसे उठवा सकते हैं। राहुल की ये बात सुनकर कोर्ट ने सीबीआई को अल्टीमेट दे दिया। दोस्तों 72 घंटे के अंदर नंदिनी को जिंदा बरामद किया जाए, वरना पूरा महकमा जिम्मेदार होगा। ब्लैक फोल्डर, सारा राज वही छुपा हुआ था। सीबीआई ने जैसे ही आश्रम विक्रम के एनजीओ ऑफिस पर रेड डाली, वहाँ की एक अलमारी के पीछे से एक ब्लैक फोल्डर मिला, जो रजिस्टर से अलग और छुपा कर रखा गया था। इसमें दर्ज था 17 बच्चों के नाम, उम्र, फोटो, किसको किस फैक्ट्री में बेचा गया है। सबसे चौंकाने वाली बात कि किस मंत्री ने किस बच्ची को लेने के बहाने खरीदा था। उस फोल्डर में एमएलए संजीव यादव के साथ साथ 3 बड़े रसूखदार अफसरों के भी नाम थे। दोस्तों अब बात बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी थी। नंदिनी की बरामदगी अधमरे हालत में मिली एक पुल के नीचे। सीबीआई की टीम को एक गांव के पास पुल के नीचे एक बोरी दिखाई दी थी, जिसमें कुछ हिल रहा था। जब बोरी को खोली गई तो उसके अंदर नंदिनी थी। चेहरे पर सूजन, कपड़े फटे हुए और शरीर में जगह जगह चोट के निशान थे, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने बताया अगर 1 घंटे तक और देर हो जाती तो शायद बचाना मुश्किल हो जाता। दोस्तों कोर्ट का फैसला आ चुका था। आखिर इंसाफ हुआ। 4 महीने चले मुकदमे में विक्रम को जिंदगी भर की जेल, सुजाता मैडम को 14 साल की सजा और एमएलए संजीव यादव की विधायकी खत्म हुई और उसे भी सीबीआई हिरासत में भेजा गया है। और बाकी अफसरों पर बाल तस्करी और यौन शोषण का केस दर्ज हुआ। नंदिनी कोर्ट में खड़ी हुई और कहा, मैं अनाथ थी लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। इस देश के हर अनाथ बच्चे के लिए आवाज़ बनूंगी, क्योंकि दीवारों के पीछे का सच अब हमेशा के लिए बाहर आ चुका है। दोस्तों यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। दोस्तों हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।